सॉल्यूशन 1 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। पहला लाइन इसमें बस इतना है कि सॉल्यूट जो है डिजॉल्व होता है और सॉल्वेंट मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन होता है ना। सॉल्यूट डिजॉल्व होता है और सॉल्यूशन डिजोल्यूशन ऑफ मीडियम है। सैचुरेशन पे ये डिजोल्यूशन और बैक प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन है ना, पीपीटी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट एट सैचुरेशन दोनों का रेट बराबर होता है। एट द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन रेट ऑफ डिजोल्यूशन बराबर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल मीडियम कोई भी हो सकता है, यानी सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है। 9 तरीके के पॉसिबल केसेस हैं। 9 का एग्जाम्पल्स देख लेना है आपको, ठीक है। 9 का एग्जाम्पल देख लेना है। जैसे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल एलॉय होता है। सॉलिड में सॉलिड तो इसका एग्जाम्पल है एलॉय। सॉलिड में लिक्विड अमलगम, एक अमलगम Na+Hg होता है। और ऐसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिक्विड ज़्यादा और सॉल्यूट कम, तब चीनी पानी भी शरबत है, ठीक है। तो 9 तरह का एग्जाम्पल में 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए होंगे। एगो एलॉय होगा, एगो अमलगम होगा और एगो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस होगा। ये 2-3 एग्जाम्पल याद रखिएगा किसका है, इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, वही तीनों आता है। जनरली चीनी पानी वाला एग्जाम्पल नहीं आता है। इसके बाद इस टॉपिक में था मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूशन में, इस बात का मेजरमेंट करना। तो मेजरमेंट करने के लिए 8-10 शब्द थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द और उसका डिफिनीशन बताएंगे। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन यानी पहला टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन पहला टॉपिक है परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास क्या बोलते हैं इसको, W बाई W लिख देंगे तो हो जाएगा ना। छोटका W बाई गुना 100, जहां पे छोटका W क्या है, छोटका W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। छोटका W वेट ऑफ सॉल्यूट। छोटका W बोलो, एक दो बार बोलो, ये सब बोलना चाहिए। छोटका W वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़का W वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है ना। छोटका W वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और बड़का W वेट ऑफ सॉल्यूशन है। पहचान धीरे धीरे हो जाएगा और यही पहचान ये पूरे कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में होगा। दूसरा टर्म जो दिमाग में रखना है वो है परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम, W बाई V, परसेंट बाई वॉल्यूम। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जहां पर V क्या लिखेंगे बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात तो सही बता रहा है। V को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बाकी छोटका W तो है ही है, छोटका W तो है ही है ना। खाली यहाँ पे बड़ा बढ़ा क्या भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सुनो, ये दोनों में भी रिलेशन है, वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम में।
तो तीसरा वही रिलेशन बता दो हमको, इफ एनी वन वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाई मास इनटू इनटू, है क्या, ऐसा ही है क्या? अरे हमको तो याद है। ये वाला काम देगा, ये वाला ना, इसकी यहाँ पर डायरेक्ट काम नहीं देगा, ये मोलरिटी वाले फार्मूला में काम देता है। और वही एक एक लौता फार्मूला हम बताने वाले हैं, उसमें उतना सारा फार्मूला नहीं बताने वाले हैं। वेट बाई वॉल्यूम हो गया, वेट बाई वेट गुना डेंसिटी, तीसरा। इसके बाद चौथा, इसके बाद चौथा, इसके बाद चौथा, चौथा में स्ट्रेंथ आता है, लेकिन जरूरी नहीं है, नहीं पूछता है, मोलरिटी, ठीक है। चौथा में मोलरिटी, चौथा जानबूझ के खाली कर दीजिए, मोलरिटी बड़ा वाला एम। मोलरिटी का डिफिनीशन भी आ जा रहा है ना, तो डिफिनीशन जो है ना, डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मत लिखो द अमाउंट ऑफ, सीधा द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1000 ml या पर लीटर, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नोन एज मोलरिटी, नोन एज मोलरिटी, बस इतना सब बात। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कोई बात बनाने का जरूरत नहीं है, बोर्ड को तो यही चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। और ऐसे फार्मूला हो गया, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी इन, बोलो ना, अरे रिवीजन करा रहे हैं, बोलना चाहिए, इन लीटर, इन लीटर, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल को वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट भी लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन लीटर, है ना। अब एक सांस में ही रहना चाहिए, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम यदि ml में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1000, कुछ नया नहीं है याद करने के लिए, बस वही पुरानी बात है। अब जरा देखा जाए तो इसी को हम लोग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल होगा तो डिफरेंट चीज देता है। वेट बाई वॉल्यूम यहां पर दिखाई दे रहा है, तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लिखें तो यहां 10 लिख देंगे, 100 इसी में जुड़ गया, वेट बाई वॉल्यूम गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। अब परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर अभी पढ़े हैं, परसेंटेज बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास, बस एक लाइन में इतना सारा। तो इसमें क्या करना है, सब फॉर्मूला तो बराबर है, सब फॉर्मूला तो बराबर ही है, इसलिए जब नंबर ऑफ मोल दिमाग में रखेंगे ना, तो बस वहीं से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ मोल जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा तो फिर ये वेट बाई वॉल्यूम हो गया 1000, इन लीटर्स को ml में कन्वर्ट करने के लिए। और ये परसेंट में लिखें तो 100 तो इसी में है, परसेंट वाले में 100 है, तो 1000 का 10 निकल गया, परसेंट बाई वॉल्यूम गुना 10 बटा मॉलिक्यूलर मास। अब परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर होता है परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, है ना, परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास गुना डेंसिटी, बात खत्म। मोलरिटी बस इतना ही मोलरिटी तो काफी है बोर्ड के लिए। इसके बाद मोलरिटी इक्वेशन m1 v1 बराबर m2 v2, और जो जोड़ने वाला है ना वो नहीं आता है, दो सॉल्यूशन जोड़ते हैं तब m1 v1 प्लस m2 v2 करते हैं,
लेकिन सब लिख करके इसको भारी क्यों करें। m1 v1 बराबर m2 v2। एक इससे क्वेश्चन आपको आएगा, एक इससे यदि बढ़ चढ़ के सीबीएसई बोर्ड वाला कोशिश किया तो इससे, बिहार बोर्ड तो साफ है इतना में, ये बस बात खत्म। बस ये एक ही है। हम अभी क्वेश्चन भी देखेंगे जो 10 साल 12 साल में जब इतना ही से आया है तो फिर आपके लिए नया कुछ नहीं होने वाला है ना। आपके लिए नया कुछ नहीं होता है, जो है वही रहेगा, है ना। बाकी नया सब समाचार है, बस समाचार से कोई फर्क ना पड़ता है। बस वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, ऊपर में 1000। डिफिनीशन पूछे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। पर लीटर या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर भी लिख सकते हैं, वैसे थोड़ा अच्छा लगेगा। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। तो एक मोलरिटी आता है और दूसरे का टर्म ज्यादा आने वाला है मोलरिटी। पांचवा है मोलरिटी, पांचवा है मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी। बड़ा वाला एम से लिखते हैं कि छोटा वाला एम से, छोटा वाला एम से लिखते हैं, छोटा वाला एम से लिखते हैं। मोलरिटी छोटा वाला एम से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक ही लाइन का डिफिनेशन होता है जी, डिफिनेशन बहुत बड़ा थोड़े होता है। पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोलरिटी, नोन एज मोलरिटी। छोटा वाला एम, छोटा वाला एम है नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट केजी में। यहां पे W बराबर सॉल्वेंट का वेट है भाई, किस चीज में है, केजी में। जरा बता दो, जरा बता दो, जरा बता दो। नंबर ऑफ मोल बराबर लिख सकते हैं ना वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट, ऊपर में 1000 यदि ग्राम लिख दें तो। इसका क्वेश्चन तो इसके अलावा कहाँ कुछ आया आज तक, कोई क्वेश्चन दिखे वैसा तब ना है। आज भी हम आधा घंटा एनालिसिस तो इस पे किए बोर्ड के क्वेश्चंस पे, बस इतना ही से तो काम हो जाता है ना। जब जेई का बात करते हैं तो अब तो देखा होगा मोलरिटी 2 दिन पढ़ाए, है ना। खाली मोलरिटी एक शब्द हम 2 क्लास लगा देते हैं, अब देखते हैं तो लगता है पता नहीं 2 क्लास क्या करते हैं। लेकिन जब जेई पे बात करे जाए तब वैसे ही दिमाग बनाना पड़ता है ना। जब जेई पे दिमाग लगाया जाए ना कि उसका क्वेश्चन में बन जाए तो बात वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन जब बोर्ड के लिए बातें हो रही है तो बस बात खत्म है। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज मोलरिटी, और कुछ नहीं। सॉल्वेंट का वेट है, यहाँ पर क्या कौन है जरा बता दें हम। एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और बड़ा वाला W, बड़ा वाला W वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। किस चीज में सॉल्वेंट का वेट है, केजी में। अगला फॉर्मूला में छोटका W लिखें, है ना। ये छोटका W, ये बड़का W, ऐसे नहीं कि दोनों W को काट के बन जाना है। अरे वो बोलते हैं एगो बात, दोनों W को काट के बबलू नहीं बन जाना है। W बड़ा, W छोटका W किस बात के लिए, बड़ा W किस बात के लिए, एन क्या है, बात खत्म। बड़ा वाला है मॉलिक्यूलर मास। अब सुनो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, चूंकि ये सॉल्वेंट के वेट पे डिपेंड करता है, इसलिए मोलरिटी जो टर्म है
वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोलर ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि फॉलोइंग नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो पूरे कंसंट्रेशन पढ़ने में ना मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जहां देखो दिमाग में यही रखना है, वॉल्यूम की चर्चा नहीं पे डिपेंड नहीं करता है। अब उधर में भी जबरदस्ती पूछ दे कि परसेंट बाई मास है परसेंट बाई वॉल्यूम है, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता, 4 ऑप्शन आता है। अब तुम याद करके गए थे मोलरिटी नहीं करता, मोलरिटी नहीं करता, वहां परसेंट बाई मास है, मोलरिटी है ये नहीं, तो परसेंट बाई मास जाएगा। चूंकि वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है इसलिए मोलरिटी डिपेंड ना करता है ना। तो जहां वॉल्यूम आएगा वो डिपेंड करेगा, जहां वेट आएगा वो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन वो पढ़ना हुआ दिमाग से, और ये तो याद करना है कि भाई हमको याद है मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन भी लिख देते हैं एक ही में। अगला मोल फ्रैक्शन बताएंगे। तुम लोग के ऑप्शंस में ये ज्यादा आएगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड। मोल फ्रैक्शन क्यों डिपेंड करने लगे, वो तो रेशियो है, जितना नीचे बढ़ेगा उतना ऊपर बढ़ेगा घटेगा। तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बस बात खत्म, मोलरिटी खत्म। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, पांचवा के बाद छठा टर्म मोल फ्रैक्शन, और बात खत्म। मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन में ना याद बात करने पे नहीं रहना, फ्रैक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन करना। फ्रैक्शन को डिफाइन हमेशा किया जाता है रेशियो, द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल कंपोनेंट कॉल्ड एज फ्रैक्शन। रेशियो ऑफ, बोलो बोलो बोलो, द रेशियो, बनाओ ना बात, बनाओ ना, यहीं पे बैठ के बनाओ। द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, वन कंपोनेंट, द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो का, ऑफ किसका रेशियो, नंबर ऑफ मोल का ना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट, आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ, भाई लिखने आता है, टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, known as mole fraction, known as mole fraction। भाई मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, देखो याद हो गया या नहीं याद हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का, बटा टोटल नंबर ऑफ मोल, कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन x बराबर नंबर ऑफ मोल किसका, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना, सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का प्लस किसका, सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बात खत्म। यूनिट लेस होता है ये, सॉल्वेंट का नहीं कहना होगा, ऊपर सॉल्वेंट लिखना, नीचे सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखना, यूनिट लेस होता है। तो बाकी दो का यूनिट कहां बताए, है ना, इसका यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी, और इसका यूनिट मोल पर लीटर, यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, और यूनिट लेस। याद रखने के लिए 3 गो यूनिट है, ये सब याद रखने के लिए फॉर्मेट करते, 3 गो यूनिट बताए हैं अभी, बात खत्म। और कहाँ कुछ मोल फ्रैक्शन भी हो गया। अब इसके अलावा यदि इधर उधर कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले को करेगा तो 7वां नंबर पीपीएम का आता है ना, 5-7 साल में एक आध बार आता है, 5-7 साल में एक आध बार आता है पीपीएम पर क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं है, फ्रीक्वेंट नहीं है। फ्रीक्वेंट 3 टर्म था, मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, बस ये 3, मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, अब कुछ हो नहीं।
नहीं, बोर्ड में नहीं आएगा। नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी सब नहीं आएगा बोर्ड में, सब खत्म है ना। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। सॉल्यूट का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। है ना, बस पीपीएम मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और 10 टू द पावर 6, और कुछ नहीं। यदि कोई सवाल आता है 15 पीपीएम मतलब 15 ग्राम सॉल्यूट है मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन ग्राम में कै ग्राम सॉल्यूट। क्लियर है, कंसंट्रेशन टॉपिक खत्म। अगला सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी दो चीज का पढ़ना था, एक सॉलिड इन लिक्विड और एक लिक्विड इन गैस। सॉलिड इन लिक्विड वाले में सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है बोर्ड के लिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब कि ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। हालांकि 3 बातें कि सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक है, कि सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है ना, सब बात खत्म। एक बात यहां पर हम बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जनरली मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी नहीं, ज्यादातर केस में बस यही बात होता है, और विशेष से मतलब फिलहाल नहीं है ना। बहुते उधर में पढ़ा दिए होंगे, ठीक है, आयनिक सॉल्यूट तो हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी है ना, बहुते बताए होंगे, उसमें पूरा एक क्लास लगा है। अभी सिर्फ एक लाइन लगेगा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भूल जाना, यदि वो जेई के लिए बात करेगा तब बातें होगा, ये बोर्ड वाला है। दूसरा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हाँ, ये भी बता दें कि कभी कभी सवाल में मोलरिटी पूछने के बजाय सॉलिबिलिटी पूछ देता है ना। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे लिखा हुआ कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, तो मोलरिटी निकाल देना। ये जनरली बोर्ड में देखा जाएगा। सॉलिबिलिटी किसके बराबर, डेटा के हिसाब से, यदि वॉल्यूम है तो मोलरिटी निकाल दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो मोलरिटी निकाल दो, यानी कुछ भी कंसंट्रेशन मेजरिंग है यदि वो निकाल रहे हो तो उस सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। गैस इन लिक्विड वाले में हेनरी लॉ आ जाता है ना। गैस इन लिक्विड वाले में हेनरी लॉ आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें दो गो बात लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ऑफ गैस इन लिक्विड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। उसमें जनरली ना लिखाएगा सर, ठीक है। इट इज ऑलवेज, बताए होंगे इसलिए कि गैस मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, और जैसे उसको सॉल्युबल बनाते हैं तो उसका मोशन सीज हो जाता है, और मोशन सीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी के रूप में हीट एनर्जी चेंज कर जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ही है जो हीट एनर्जी में बदल जाता है।
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एग्जाम्पल दिए थे, याद है कि कोई कभी थम्सअप लाके गर्म करके पार्टी मनाया है क्या, कि भैया आज थम्सअप ले आते हैं पूरा 2 लीटर और गैस का इंतजाम करते हैं, चूल्हा पे चढ़ा देंगे, 1 आध घंटा गर्म करने के बाद पिया जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो होता क्या है कि उसमें जो डिजॉल्व गैस है वो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वो गैस निकल के बाहर आ जाएगा, तो उसमें कुछ बच नहीं जाएगा। ठीक है, इसी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड याद रखने के लिए ये एग्जाम्पल बताए हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की। कभी ठंडा लाके गर्म करके नहीं पीते हैं, ठंडा को और ठंडा करके पीते हैं। काहे ठंडा कर रहे हैं? तो जो गैस है ना वो और उसमें क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। बोलते हैं सर कि जितना ज्यादा प्रेशर लगा देंगे उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल हो जाएगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगा देंगे उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल हो जाएगा। और बस यही बात के लिए हेनरी साहब अपना नियम दिए। हेनरी साहब नियम दिए और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होता है। हेनरी साहब नियम दिए हैं, हेनरीज लॉ, कि मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। जनरली मास से क्वेश्चन आए लगा दीजिएगा, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। बस इतना से न्यूमेरिकल बोर्ड वाला बन जाएगा यार, बोर्ड वाला न्यूमेरिकल बन जाएगा हेनरी लॉ से। हालांकि हेनरी लॉ से मैथ कम ही आता है बोर्ड में, जब 10 साल का क्वेश्चन का सर्वे करते हैं तो कम आता है हेनरी लॉ से। वो ज़्यादातर 4 गो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है, किसी एक से आता है ना। हालांकि हम लोग फार्मूला याद रखेंगे, देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-4 बार बिहार बोर्ड वाले को ही ये बातें आया है ना। तो कोई प्रॉब्लम कहाँ है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, बस ऐसे करके ऐसे बना देंगे। मोल फ्रैक्शन 0 होता नहीं है तो थोड़ा ऊपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। kh को क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट है ना। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया रहता है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से सवाल आता है। सुनिएगा हमारी बात, हेनरी लॉ कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। मतलब इसके बाद की कहानी से सवाल आता है और ये दोनों ही बोर्ड को बहुत जरूरी आता है। आपको हम बता रहे हैं दोनों ही बोर्ड को बहुत जरूरी सवाल यहां से आता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। कोई एक गैस के लिए ही, जैसे नाइट्रोजन का, तो 298 केल्विन पे हेनरी लॉ कांस्टेंट कुछ है और 300 केल्विन पे हेनरी लॉ कुछ और है, मतलब उससे ज्यादा है। अब यहां पर 2 टॉपिक मिला दिया जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, बहुत कंसंट्रेशन का जरूरत है यहाँ पे। और ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला जो रिलेशन निकल के आ रहा है, इससे बहुत सवाल है बोर्ड में। क्या लिखेंगे बताओ 1 एंड 2 के रिलेशन से, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां देखना, हमको बताना टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड का घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH क्या होगा, बस निकल गया KH और सॉल्युबिलिटी के बीच रिलेशन है ना।
तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ऑफ गैस इन लिक्विड क्या लिखेंगे बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ केएच। 3-4 गैस का केएच का वैल्यू दिया रहता है, पूछता है इसमें सॉल्युबल ज्यादा कौन है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का डेटा तो रहेगा ही, पूछेगा इसमें सॉल्युबल ज्यादा कौन है। एप्लीकेशन में जैसे कि याद होगा, है ना, एप्लीकेशन लिखने भी आ जाएगा बोर्ड वाले को। इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में बना सकता है। 5 साल से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चला है, 2023 में एक बार आया है क्वेश्चन, लेकिन वो प्रॉपर्टीज से ही आया है, उधर से। यहाँ से भी उठा सकता है, यहाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का सवाल बनेगा, अच्छा खासा बनेगा वो। अब तुम लोग को याद है कि वो मछली वाला कहानी, जिसमें तुम लोग बड़ा कहता था मछली जल की रानी है। तो क्यों जल की रानी थी? क्योंकि मछली गिल से सांस लेती है, यानी पानी से ऑक्सीजन लेती है ना। और ऑक्सीजन का ज्यादा अमाउंट कोल्ड वाटर में होगा कि हॉट वाटर में होगा? कोल्ड वाटर में। इसीलिए मछली ऊपर के पानी के ऊपर वाले लेयर में नहीं रहती, लेकिन उसके नीचे, यानी पानी से 2-3 फीट नीचे तुमको मछली मिलेगा, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये सवाल होगा कि वाई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नॉट प्रेजेंट एट द सी सरफेसेस, इट इज जस्ट बिलो 2 फीट 3 फीट। तो हम लोग क्या कह देंगे? हम लोग क्या कह देंगे कि भाई वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल है, टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, और टेम्परेचर नीचे जाएंगे तो घटेगा तो सॉल्युबल गैस ज्यादा होगा। तो मोर कंफर्टेबल, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मोर कंफर्टेबल टू लिव इन दैट वाटर। दूसरा पूछेगा, नीचे जाने वाला आदमी, स्कूबा डाइवर्स, डाइवर्स कहते हैं, गोताखोर, है ना। हाँ, स्कूबा डाइवर्स जो है सिलेंडर लेके क्यों जाता है? तो कहते नीचे जाने में ना प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, उसके ब्लड में ज्यादा गैस डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही ऊपर आने लगता है तो अचानक से प्रेशर बढ़ता है तो गैस रिलीज होता है। ये रिलीज होने में, जल्दी रिलीज होने में, वो ब्लड में बबल्स बन जाता है ना, गैस का बबल्स बन जाता है, जिस मेडिकल कंडीशन को बेंड कहते हैं। बेंड लिखा है आपकी किताब में, और वो पेनफुल होता है। तो बेंड इज पेनफुल, तो इस वजह से वो अपने हिसाब से सांस लेते जाता है और अपने हिसाब से सांस लेते आता है, नेचुरली नहीं कर सकता। तीसरा कहता है माउंटेन पे रहने वाला आदमी कमजोर होता है, शारीरिक रूप से भी और दिमागी रूप से भी, हाँ, मेंटली और फिजिकली। तो उसको कह भाई वो ऑक्सीजन कम अमाउंट में एक्चुअली में जीता है, कम अमाउंट ऑक्सीजन में जीता है। होता क्या है कि जैसे ही ऊपर जब जाते हैं तो प्रेशर घटता है, और प्रेशर घटता है, समझ रहे मेरी बात? प्रेशर घटता है, समझ रहे मेरी बात? प्रेशर घटता है और हम लोग रिस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग जो है, प्रेशर डिफरेंस में ही करते हैं। अब बाहर का प्रेशर घट रहा है तो ऑक्सीजन जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में ले नहीं पाते, ऐसे कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं। तो इसके बॉडी में हम लोग के जितना रिस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, हम लोग के जितना फूड पचा नहीं पाएगा, हम लोग के जितना सोच नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग को भी सोचने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 बीमारी डिस्कस कर दिए हम, एक बेंड और एक एनॉक्सिया। बेंड और एनॉक्सिया। और फीस रहेगा 2 फीट नीचे, फीस रहेगा पानी से 2 फीट नीचे, 2 फीट नीचे, है ना। उसके कारण भी बता दिए। तीनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड को 2-2 नंबर वाला में आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड को तो पूरा एक पैराग्राफ कर करके भी आ सकता है ना। 3 बात यहाँ पे याद रखना है।
यही सॉलिबिलिटी का यहाँ पे कंसेप्ट है। इस पर एक देखते हैं, एक आध गो न्यूमेरिकल आया होगा इस टॉपिक पूरे से तो बना लेंगे, है ना। पहले थ्योरी, चूंकि मिशन 1 डे 1 चैप्टर है, ठीक है, इस वजह से पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल देख लेंगे। चलिए, अब जो है सॉलिबिलिटी का टॉपिक कवर होने के बाद हम लोगों को पढ़ना रहता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब इसको देखो, नोट्स के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, अभी एकदम बॉडी के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। वहां पर दिमाग बनाया जाता है कि इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो सोचेगा बच्चा। अब एक्सिक्यूट करना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो दिमाग बन चुका है वो रहेगा, काम आखिर वही देता है, लेकिन अभी तत्कालिक बोर्ड वाला काम है कि भैया इसमें क्या क्या पढ़ लें। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऐसे ही आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, डिस्कस एनी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्कस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं उसको, सॉल्यूशन के उस प्रॉपर्टी को जो नेचर पे डिपेंड क्या नहीं करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। बोलेंगे अरे बच्ची, अरे सुनो ना मेरी बात, दिमाग में जाएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो प्रॉपर्टी नेचर नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कितना डिजोल्व किए हैं, 1 किलो के 2 किलो, इस बात पे डिपेंड करेगा। कौन डिजोल्व किए हैं इस बात पे नहीं, ग्लूकोज है कि सुक्रोज है इससे मतलब है, 1 किलो है कि 2 किलो है इससे मतलब है ना। मतलब क्या खाए पिए इस मतलब नहीं है, कई किलो खाए इससे मतलब है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का, तो बोलेंगे सर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन depends on the amount of substance dissolve in the solution and not upon the nature, called as qualitative properties of solution। देखो, बहुत बेकार की बातें आप लिख तो देते हो एग्जामिनेशन कॉपी पे, लेकिन बस इतना सब खाली लिख देना ना कि नेचर पे, यदि बहुत जल्दी में हो और भागा भागी है तो खाली इतना लिख दो कि वो वाला प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड करता है। वो उतने चाहता है वो कि नेचर लिख रहा है कि अमाउंट लिख रहा है। नेचर लिख दिया तो पक्का गलत करना है, अमाउंट लिख दिया तो पक्का सही करना है, बाकी 5 लाइन ऊपर नीचे कुछ हो लिखा है, वो एक के शब्द दिख रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि नहीं है ना। इसलिए भाई आगे पीछे भूल जाना है, वो तो अपने से बात बना लोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करना है, ठीक है। हाँ, ऊपर नीचे तो तुम लोग को कहना नहीं पड़ेगा, वो करने आता है। तो ऐसा ऐसा करते हो कि पढ़ पढ़ के खुशी होता रहता है, मास्टर साहब का दिल मुस्कुराता है, क्या बच्चा है, क्या लिखा है यार, सब डिस्कस करते रहते हैं एक दूसरे से। देखिए देखिए ना, ये क्या लिखा है। पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का। एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जैसे आए पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, कम से कम दिमाग में आ जाए कि यही होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे आता है डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना मोलरिटी। बस एक लाइन तो आना ही चाहिए ना, जितना देर में एलिवेशन पॉइंट सोचता दिमाग डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना मोलरिटी। फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ के एफ गुना मोलरिटी। देखिए फार्मूला सब एक जगह पे लिखिएगा ना, उसके बाद पैटर्न समझ में आ जाता है याद रखने का। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू हम लोग सीधा लिख देंगे सी आर टी, है ना। कम से कम सीधा न्यूमेरिकल बोर्ड वाला तो बन गया, है ना। कौन क्या है ये लिख देते हैं। डिफिनीशन आता है, समझाने के लिए आता है कि वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या समझते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या समझते हैं, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट नॉट ऑफ द नेचर, ये सब सवाल आता है। तो सुन लो पहले हम लोग क्या समझते हैं इसके। कहता है कि एक सॉल्यूशन को बॉयल करना है और सिर्फ पानी को बॉयल करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, ज्यादा होगा सॉल्वेंट से ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। इसी फेनोमेनन को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बोले क्यों ज्यादा होगा, तो सॉल्यूट उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर लगाता है, सॉल्वेंट का पार्टिकल पार्टिकल के बीच की दूरी को घटा देता है। और करना है बॉयल आपको, यानी पार्टिकल को एक दूसरे से दूर करना है, तो और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वो बॉयल करेगा। इसी वजह से अब देखिए आपको लॉजिकल सवाल आता है कि 10 ग्राम चीनी डिजोल्व किए, और एगो आजकल तो ऐसे आ रहा है सीबीएसई बोर्ड को कि एक दिया नाम की बच्ची है, वो 10 ग्राम शुगर डिजोल्व करी तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, और एक राजा नाम का बच्चा है वो 15 ग्राम शुगर डिजोल्व किया था, कितना बढ़ेगा, सॉल्वेंट उतना ही है। बात एक ही है, सवाल अच्छा है, रिलेट करना पड़ेगा, डेल्टा टीवी 1 डेल्टा टीवी 2 करना पड़ेगा। यहाँ राजा और दिया जो हो गया 1 और 2 लेना पड़ेगा, फार्मूले को इक्वेट करना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में दिखा है ना, एनसीईआरटी को भी है। वो लिखता था ना कि 5% ग्लूकोज सोल्यूशन है 95 ग्राम पानी में, और फिर उसी में 10 ग्राम पानी और मिला दिया जाए तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो उसी तरह का क्वेश्चन था। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या बताएं हम क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट आके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, घटना ही चाहिए क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो पहले से सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर गया है ना, तो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब खाली पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रीजिंग पॉइंट, और उसमें चीनी मिला देंगे आप फ्रीज करें तो फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, और -1 होगा कि -10 हो जाए, ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितना चीनी मिलाया गया है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला गया। जितना ज्यादा डालिएगा उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा।
उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब देखो दिमाग में जब ये बातें चलेगा ना तो इंग्लिश तो बना लोगे तुम लोग। लिखना इतना ही रहता है। क्या रहता है लिखना? इस सब का कारण एक ही है। क्या क्या कारण है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना है सबका रीजन यहां पे। अब जो पूछ दे, जो गैस में आ जाए, जो दिमाग में आ जाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है क्यों होता है दोनों, या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है क्यों होता है दोनों, क्या लिखेंगे कि व्हेन solute is added to the solvent, the intermolecular space decreases, intermolecular decreases, intermolecular force increases, intermolecular force increases, है ना? तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स इंक्रीजेज, तो मॉलिक्यूल की स्केपिंग टेंडेंसी, देखिएगा एक बहुत ही अच्छा शब्द है और यही टर्न करेगा आपके जो आप लिखेंगे उसको। स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे? डिक्रीजेज। स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। ठीक है भाई साहब, 17 में या 16 में जो सीबीएसई बोर्ड का जो टॉप बच्चा था ना, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, उसी के कॉपी पे जब वो ऐसे एरो दे करके लिख दिया था, उसका कॉपी सीबीएसई बोर्ड को अपलोड किया, अभी भी होगा। वो जैसे पूरा लैंग्वेज तो सब लिखता है, वो इतना लिखने के बाद ऐसे ऐसे 4 लाइन लिख दिया था, है ना? कारण था शायद कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें साफ दिखाई देने लग गया ना कि स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज करेगा बाबू, तब क्या होगा? मॉलिक्यूल ऊपर नहीं उठ रहा है तो वेपर बनेगा कैसे? तो वेपर, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म, वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म डिक्रीजेज, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म डिक्रीजेज, वेपर मॉलिक्यूल कम बनेगा, और वेपर मॉलिक्यूल कम यदि बना तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। अरे वेपर मॉलिक्यूल कम बना तो वेपर तो ऊपर उठ रहा है, वही ना वेपर प्रेशर लगाएगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर बाबू, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीजेज तभी ना फेनोमेनन होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बस इतना सब बात लिखना था। अब वेपर प्रेशर चूंकि डिक्रीज कर गया, तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तब बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो ये घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन increases, boiling point of solution increases। और चूंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज किया था, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। बस यही बात, जो पूछा जाए उसको उसके साथ कर देना है। मतलब एक टर्निंग पॉइंट आपके लिखने का ये है, escaping tendency, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म डिक्रीजेज। अब जिसका कारण पूछ रहा है कि भाई वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, वाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकर, यहां तक लिख के छोड़ेंगे। वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अकर,
वेपर प्रेशर डिक्रीज वाला पॉइंट छोड़ के वेपर मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, डेल्टा टीबी। फिर वेपर मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर तो कम ही बनना है, सबसे कम बनना है, उसके फेवर में काम हो रहा है। बस ये बात हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रीजन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रीजन। ठीक है, फॉर्मूला देख ही लिया, कारण देख ही लिया, इक्वेशन कितना सारा रहता है। एक बार में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो पूरा खत्म कर दिए हमसे, एक ही बार में पूरा खत्म हो गया। बस ये पॉइंट झलकना चाहिए, 5 को पॉइंट होगा क्या, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। ये तो सवाल है, सवाल को शुरुआतें करने का तरीका है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज, escaping tendency मॉलिक्यूल डिक्रीज, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल डिक्रीज। 4 गो टर्म हो गया, और 5वां तो ये 3 गो क्वेश्चन है, तीनों में से किस कौन सा पूछ रहा है बस बहुत बता देना, समझ रहे हैं। 4 बात में क्लियर, 4 बात में आपका क्वेश्चन क्लियर है। इसके आगे पीछे खेसरिया भाई साहब का गाना लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है बाबू, अब देखिए पहला जो टर्म था, अब किस लिए पढ़ेंगे इस टॉपिक को, अब किस लिए पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्वेश्चन बनाने के लिए। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है ये तो पढ़ ही लिए, अब वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता देंगे इसमें, वो भी पूछता है, बोर्ड में पूछता है वेपर प्रेशर क्या होता है ना। वेपर प्रेशर ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो नीचे वाला सरफेस पे प्रेशर लगाता है ना। द प्रेशर exerted by vapor of molecule over the surface of liquid. The relative lowering of vapor pressure, the pressure applied by the vapor molecule on the surface of liquid, on the surface of liquid at the boiling point। बस इतना लिख दीजिएगा, काहे काटेगा कोई। एट द बॉइलिंग पॉइंट known as vapor pressure, boiling point of solution known as vapor pressure। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे आप बता दीजिएगा। तो दो गो बात था, उसी एक बात को करने में राउल्स लॉ आ जाएगा। तो एक हर्डल इस चैप्टर का और खत्म, एक तो भयानक वाला हर्डल खत्म कर चुका, दूसरा हर्डल है राउल्स लॉ लिखिए, तो बस इसी में आ जाएगा वो भी कि व्हेन सॉल्यूट दो तरह का एक्चुअली में होता है, एक वोलेटाइल सॉल्यूट, हाँ तो केस 1 वाला, व्हेन वोलेटाइल, वोलेटाइल किसको कहते हैं सबको पता है, अब तक तो हो गया होगा, जो वेपर बन जाए, भोला के पास चल जाए, है ना। व्हेन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve
in liquid, they exert vapor pressure directly proportional to बताइए ना जी, the mole fraction, to the mole fraction, to the mole fraction of that component, यही ना था जी राउल्स लॉ वोलेटाइल के लिए। राउल्स लॉ क्या कह रहा था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सीबीएसई बोर्ड वाला थोड़ा तेज बनता, कहता क्या है एक साल कि बताइए हेनरी लॉ का ही स्पेशल केस है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, प्रूफ। तो प्रूव क्या करना है, ये सेम में है, वहां भी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी था, यहां भी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी लिख दो। वहां बात अलग था भाई कि गैस कितना डिजोल्व होगा लिक्विड में, और यहां है कि गैस कितना प्रेशर लगाएगा लिक्विड पर। तो भाई जितना डिजोल्व किए थे उतना ही प्रेशर भी लगा रहा है, तो दोनों एक के। हाँ, राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब राउल्स लॉ एक तरफ लिख देना है, हेनरी लॉ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर देना है, वेरीफाइड नीचे लिख देना है कि भाई उसमें भी यही था और इसमें भी यही है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो गया। अब यहां पर बाबू बदमाशी करिएगा तो कैसे होगा, कंसंट्रेशन से सुनिएगा ना, अब फिर निकल के बाहर बदमाशी कर लीजिएगा। ये देखिए P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, तो P2 बराबर क्या लिखेंगे, P02 इंटू X2। अब अकॉर्डिंग टू, बोलो बोलो बोलो, तुम लोग तो कुछ हो याद नहीं है यार, रिवीजन नहीं किए हो लगता है। बताओ बताओ बताओ, अकॉर्डिंग टू अब क्या करें, डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। अब टोटल प्रेशर P बराबर P1 प्लस P2, टोटल प्रेशर P बराबर P01 X1 प्लस P02 X2। तो एक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का ये फार्मूला भी है। ये फार्मूला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कैसा सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। बस राउल्स लॉ लिखना है, इतना सब बात लिख देना है ना, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। बोलो टोटल प्रेशर P बराबर, टोटल प्रेशर P बराबर क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल भी आता है इस पे, कंटेनिंग, बोलो बोलो ना आगे, कंटेनिंग, मेरे साथ रहोगे दिमाग काम करेगा, वोलेटाइल सॉल्यूट है ना। P01 क्या लिखोगे बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, बोलो ना, कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट, हाँ प्योर स्टेट। और ये जो P है P1, इसको क्या लिखते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर लिखते हैं सर, पार्शियल वेपर प्रेशर लिखते हैं P को लिखते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन है ना। P02 को क्या लिखेंगे सर, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, और P2 को इन प्योर स्टेट,
इन प्योर स्टेट मतलब अकेले सॉल्यूट नहीं मिलाए हैं तब। और P2 को फिर लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, है ना। एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल को बनाने में यही झमेला होता है कि कौन वाला P कौन है ये नहीं पता रहता है, इसलिए नहीं बनता है। x1 क्या लिखेंगे सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन फेज, क्योंकि आपको शायद याद हो एगो वेपरो फेज वाला कोर्स न्यूमेरिकल होता है। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 इन सॉल्यूशन फेज, है ना। पूरा भर भर के लिखा गया, देखा ये इसको डिस्क्राइब करने में। जब भी राउल्स लॉ लिखने के लिए आए ना तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लिख के ये वाला लिखिए जरूर। ये नहीं लिखिएगा तो इट में भी कि आप नंबर के हकदार नहीं हैं, कि कौन क्या है आप पते नहीं, आपने बताया ही नहीं। हमसे तो रोज मिलते हैं तो हम तो आपका मुंह देख के समझ जाएंगे कि शायद आप जानते होंगे, लेकिन वो भाई साहब, उस भाई साहब तो एक के बार देख रहे हैं आपके, वो भी मुंह नहीं देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं। वो कैसे जानेंगे कि P0 और P1? वो तो सीधा समझेंगे कि यहाँ तक उतार पाया, इसके बाद इसको लगता है उतारने का समय नहीं मिला होगा। समझ रहे हैं? ये सब बातें समझिएगा। यही हो जाता है जो दुकान में जाने वाला लड़का का नंबर आ जाता है आपसे 4% ज्यादा, वो क्या जानते हैं जरा, सोचा कि मिला है, जितना मिला है सब लिख देंगे। आप क्या जानते हैं? अरे ये सब तो जान ही रहे हम काहे के लिए लिखे। आप छोड़ दीजिएगा, वो ना छोड़ेगा, तो आपका कम जाएगा, उनका तो पूरा 5 नंबर दे देगा ना। आप यहीं तक लिख के छोड़े, ये तो हमारा पता है। अरे हमारा पता है, सर को थोड़े पता है। एक एक बात वहाँ फरिया फरिया के लिखना पड़ता है कॉपी में, एक पूरा पेज लगेगा, 5 नंबर मिलेगा तब। ये राउल्स लॉ का क्वेश्चन 5 नंबर का ही होता है, लेकिन 5 नंबर में बस इतना ही, और कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। लिखा है कि डिस्क्राइब राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। हालांकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कहेगा तो फिर हम लोग आगे का काम देख रहे हैं अभी। हाँ सर, अरे ये तो शेयर का बटन दबा ही देंगे लास्ट में, तो घर जाकर भी पूरा कर लेना। अभी ठीक किया है, लिखा है तो ठीक किया है ना। थोड़ा सा बचेगा तो शेयर का बटन दबा ही देंगे। ओहो, जाने दो बाबू। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, चूंकि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब इसके लिए तो फॉर्मूला हम आपको बता ही दिए हैं, P0 माइनस P। अब देखो इसके लिए भी राउल्स लॉ डिस्कस करने आ जाता है, तो इसके राउल्स लॉ में ये डिस्कशन हो जाना चाहिए कि P01 एक सॉल्यूट, मान लीजिए 1 सॉल्यूट है, ऐसे 1 सॉल्यूट रहता नहीं है, सॉल्वेंट रहता है ना। लेकिन अब यदि आपको याद नहीं रहता कि 1 क्या था 2 क्या था, तो आप ऐसे तो याद रख सकते हो ना भाई, P बराबर P1x1। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दो ही चीज होता है, तो P0 सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है ना कि सीबीएसई वाले को कभी सॉल्यूट कंपोनेंट ए और बी करके भी आता है, तो उसको ए और बी लेके चलना होगा। इसलिए आई थिंक कि ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा उचित होगा लास्ट टाइम करने के लिए। लिख दिए सॉल्यूट सॉल्वेंट, ए और बी दे दे, या 1 और 2 ले लीजिए। तो कैसा सॉल्यूट है ये? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ये लगाएगा प्रेशर, बात खत्म। P बराबर क्या लिखेंगे? P0 सॉल्वेंट
इंटू एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो फिर P बाई P नॉट सॉल्वेंट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। P बाई P नॉट सॉल्वेंट एक में से घटा देंगे, 1 माइनस P बाई P नॉट सॉल्वेंट बराबर मोल फ्रैक्शन 1 घटा दीजिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बाबू P नॉट सॉल्वेंट, P नॉट सॉल्वेंट, P नॉट सॉल्वेंट माइनस P बराबर 1 माइनस एक सॉल्वेंट सॉल्यूट लिखा जाएगा। बात खत्म। अब इसी को P नॉट सॉल्वेंट को P नॉट लिखते हैं, माइनस P लिखते हैं, बाई P नॉट लिखते हैं बराबर मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं सीधा सीधा, है ना। ऐसे ये मोल फ्रैक्शन हमेशा किसका होता है, सॉल्यूट का, है ना। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा P बराबर P नॉट माइनस P, दिस वन इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एक सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम एक्चुअली में दोनों ही बोर्ड का क्वेश्चन ही बना रहे हैं, सही पूछे तो। अब खाली दिखाना है कि इस क्वेश्चन का वो, क्वेश्चन का वो, हम एक्चुअली में क्वेश्चन ही बना रहे हैं। क्वेश्चन ही था कि व्हाट डू यू मीन बाय लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये बात आप देखिए लिखोगे। अब यहाँ पे आके रिलेटिव लोअरिंग तो ये पूरा है, लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P लिखेंगे या ना लिखेंगे बताओ, बाई P नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। अब देखो यहीं पे लिख रहे हैं, फर्दर लास्ट में लिख देना चाहिए P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। अभी बने रहो, अभी बने रहो। तुम लोग का मुंह देख के लग रहा है कि बड़ा बड़ा सर बताने लगे, अब खत्म कैसे होगा, ये सब चिंता ना करना है। शुरुआत जब किया जाता है तो वैसे ही किया जाता है ना। शुरुआत करने के लिए क्या, यही सिखाना है, यही छोड़ देंगे तो फायदा क्या होगा। देखिए आप क्या लिख दिए हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाला टर्म है एक्चुअली में, दिस फुल टर्म इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पूछ रहा है आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उसको सेटिस्फाई करना होगा ना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solute only, है ना। जब क्वेश्चन आता है कि राइट या डिस्क्राइब द राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये लिखना है। और जब वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा रहता है तब वो लिखना है। होता क्या है कि एक लाइन का राउल्स लॉ वही वाला रट के बच्चा जा रहा है, वही नॉन वोलेटाइलों में लिखता है, वही वोलेटाइलों में लिखता है। ठीक है, तो राउल्स लॉ आप लिखते हैं लेकिन वहां कटल मिलता है। आपको लगता है हम सही लिखे थे, उनको लगता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उन्हें लिखा है, लिखा तो ही सही जरूर है। तो आपके सही लिखने से आंसर थोड़े नंबर मिल जाएगा। तो नंबर यहां से मिलेगा। क्या लिखना है बताओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज directly proportional to the mole fraction of solute of the solution। बस ये लिखना है राउल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में।
है ना, राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग राउल्स लॉ। एक राउल्स लॉ वो बताए, एक राउल्स लॉ ये बताए, ठीक है। और ये सब बहुत एक्सपीरियंस के बाद कहते हैं, क्योंकि बचपन का क्या है, बचपन तो कहेगा हम तो यही लिखे थे जो सर लिखाए थे, वहां तक काट दिया, स्कूल वाला सर तक काट दिया, है ना। तो उसको तो लिखना रहता है, कुछ लिख के आता अपने कुछ है ना। अब जो याद रहा वही लिख दिया। क्लियर है, बन गया। डिस्क्राइब भी कर चुके हम पूरा का पूरा, ये बात फार्मूला है, नोमेरिकल बन जाएगा। बाकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लिख ही दिए, कारण बता ही दिया, फ्रीजिंग इन पॉइंट लिख ही दिया। इसके अलावा बोर्ड में और क्या आएगा सर, तो एक और इसके अलावा वेंट ऑफ फैक्टर आता है। वेंट ऑफ फैक्टर आता है, एबनॉर्मल मोलर मास का डिफिनीशन आता है, बस। और क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो कभी कभी आता है, डिफिनीशन आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनीशन आता है। तो आइए अगला में चलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रह गया है क्या, रहिए ना, तब भागा भागी ना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी में देखिए, यहां भी सवाल वही आएगा, व्हाट डू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ इट अकर। हाउ इट अकर तो हम पहले बता दिए, तो व्हाट डू मीन बाय आएगा। और आ सकता है राइट द राउल्स लॉ, तो इसके लिए राउल्स लॉ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग है ना सब के सब। तो व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन, क्या लिखिएगा जी, व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। भाई और बोलो ना आगे तुम लोग, हम सोच रहे थे कि तुम लोग अपने लिख देगा, क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या increases, phenomenon is known as, phenomenon is known as, बोलो ना जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। क्लास का एम कैसे लिखना और क्या लिखना है ये भी जरूरी है, ये सब बात पे ध्यान देना है, ऐसे ना कि ये सब तो बतिया रहे थे सर। जब व्हाट डू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है, आपको यही बात लिखना है, when solute is added to the solution, boiling point of solution increases, उसके बाद phenomenon is known as elevation in boiling point. Write Raoult's law, write Raoult's law for elevation in boiling point. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, चारों के लिए राउल्स लॉ है, और सारा लॉ वहीं से निकला है, इसलिए इसके लिए राउल्स लॉ यदि आए तो आपको कहना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि याद रहे ना तो सॉल्यूशन के बजाय डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख देना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ना आगे बोलो, तुम लोग थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना चाह रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब नीचे लिख देगा डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू, देखो लिखना इतना ही आसान है, वो नोट्स देख देख के तुम लोग सोचता रहता होगा, पढ़ाए तो सर ठीक है, लिखें कौन सी ग्राम है,
बोर्डवा में यही कम करना था। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलरिटी, बात खत्म है। जहां पर केबी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अरे यही कम्मा के लिए ना अब तुम लोग गैस पेपर का सहारा है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एम मोललिटी, मोललिटी एम तो लिख ले, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद रहे नहीं रहे, नहीं रहने से नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल की तैयारी भी तो करके रखनी होगी। डेल्टा टीबी बराबर क्या, टीबी नॉट माइनस टीबी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ज्यादा में से कम घटा दिए, है ना। एक ग्राफ भी होता है सर, है ना, आपको याद होगा सर, ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे। ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं देना है, लेकिन थोड़ा तो देना है, कि एकदम में नहीं देना है, लाइफ टेंशन लेस जीना है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ऐसे करके दो ग्राफ बनाए थे, एक सॉल्वेंट का था, एक सॉल्यूशन का था। ये खुद ही सवाल होता है, ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का। यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, यहाँ पे ये टीबी नॉट, ये टीबी, है ना, ये डेल्टा टीबी। ये सब ध्यान में रखना है, ये बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर में क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तभी बॉइलिंग पॉइंट आता है। देखिए हम गागर में सागर भर दिए, बस इतना ही काम तो लिखना है 5 नंबर में। ग्राफ व्राफ भी बना दीजिएगा, तो अलग से भी सवाल आता है, हम बतिया लेंगे नहीं। चलिए लिखे, चलिए लिख के, लिखना तो है ही नहीं, हमारे खाली बोलना है, हफा दिया सबके। When solute is added to the solution, boiling point of solution increases. Phenomenon is known as elevation in boiling point. इसके लिए राउल्स लॉ क्या है, तो elevation in boiling point of solution या dilute solution is directly proportional to molality. डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, और केबी, जहां पर केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अलग सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाई मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, है ना। अगला मेरा लिखने का मतलब होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये बहुत आता है, ये बाबू खास करके दोनों बोर्ड में बहुते आता है, इसको इग्नोर मत करना। इविलोस्कोपिक कांस्टेंट, और इस साल तो शायद यही आने वाला ही है, इविलोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रैस्कोपिक कांस्टेंट में दोनों में से कोई एक बात। इविलोस्कोपिक कांस्टेंट, और जानते हो कल है ना, रात में 9 बजे के बाद एगो सिनेमा देख रहे थे। और पता नहीं सिनेमा तो कोई था, लेकिन सिनेमा जो था वो बड़ी स्लम एरिया वाला सिनेमा था। स्लम एरिया का मतलब है पहाड़ उहाड़ तर जो झुग्गी झोपड़ी बना के रखता है, मांझी द माउंटेन मैन टाइप का। लेकिन उसमें गाना सब इंग्लिश बजा रहा था, मतलब इंग्लिश, और वो जर्मन म्यूजिक बजा, मतलब अल्लाह रिंग मी, क्या क्या कह रहा था। बिहार बोर्ड भी कभी कभी वही राग पकड़े रहता है, वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइन करने नहीं पूछेगा, डिफाइन एविलोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ा सा जो बचपन ना पढ़ा रहा है तो लगेगा कि बाप रे इतना बड़का को शब्द पढ़ेंगे कैसे, ये तो एविलोस्कोपिक कांस्टेंट है ना। वही था क्वेश्चन पेपर का क्वालिटी देखिए तो सबसे काल पेपर तो वही रहता है ना। देखना पेजवो तो गोरा रहता थोड़ा, लेकिन गाना इंग्लिश में गाएगा था। वैसे ही डिफाइन एविलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो हम ये बात कह रहे हैं, हम कभी थोड़े ना, हम ये बात तुमको याद रखने के लिए सिर्फ बोलेंगे, इतना बार कह देंगे, और वहां जाके एविलोस्कोपिक कांस्टेंट तो पढ़ भी नहीं किया आज तक। बोलो के बी बराबर क्या लिखें, देखो सब चुप,
सब दिमाग में मास्टर को पढ़वाने पे लगा हुआ रहता है कि अच्छा ये ऑनलाइन में यही ना होता है। दिक्कत ये है कि देख और देख के कहता ना मास्टर ठीक पढ़ा रहा है। तो वैसे ही हमरे सब ऐसे किए हुए अभी कि ना लगता है आज खत्म, नहीं खत्म कैसे होगा, आज एक दिन लग ही जाएगा। और एक डेल्टा टीवी वाई क्या कर देंगे, मोडालिटी हो गया खत्म। के भी क्या होता है, इतना याद रहने के बाद में क्या ही डिफिनीशन है जो नहीं बनेगा। क्या बनेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर यूनिट मोलरिटी इज कॉल्ड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। समझ रहे हैं, तो बस यही डिफिनीशन लिख देना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर यूनिट मोलरिटी नोन एज, देखो ना एक लाइन में डिफाइन कर दिए जी, नोन एज एवेलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर यूनिट मोलरिटी। और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है भाई, बस इतना ही लिखना है। इसका यूनिट भी आता रहता है, केल्विन नीचे मोल है और केजी ऊपर चल जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। इसी तरीके से अब आज होगा कि अगले दिन होगा, तो ठीक है ना, अगले दिन भी सॉल्यूशन में 2 दिन तो लगना चाहिए, तो है ना, तो कोई अगले दिन क्वेश्चंस करा लेंगे। और 3-4 डिफिनीशन है इस टॉपिक में, रुक के हम बताते हैं, एक एम के साथ रहेंगे। नहीं अभी काम 1 घंटा से कम का नहीं है। सुनिए, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के अलावा अभी इसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी करना है, फिर वेंट ऑफ फैक्टर तो करना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी याद दिलाया, कहीं देखा होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कर लेंगे, और एबनॉर्मल मोलर मास भी करना है। तब 5-7 को डिफिनीशन कम से कम उस बोर्ड के लायक तो हो ही जाना चाहिए। उसके बाद सारा क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, तो कर लेंगे ना। अभी मारा मारी किस बात का है, कर लेंगे।